हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई नो आप सभी ने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया है बिकॉज आप कंप्लीट बायोलॉजी एनसीईआरटी को रिवाइज करना चाहते हो अपने आने वाले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ऐसा होना भी चाहिए कि आपकी पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस कोर्स को देखने के बाद आपकी पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होगी, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी हो या 12th की एनसीईआरटी हो। आप सभी जानते हैं जिपमर, नीट और एम्स जैसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी इज द बाइबल। ओके, जब तक आपकी कमांड एनसीईआरटी पर नहीं होगी तब तक आपको काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आएंगी और कई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो ये कोर्स जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है इसमें बायोलॉजी की हर एक लाइन को, एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इस क्रैश कोर्स के अंदर, ताकि एक भी ऐसा पॉइंट ना हो जो हम मिस करें और उसी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए। ओके, ये मेरी गारंटी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस इंफॉर्मेशन में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। अभी हाल ही में आपका जिपमर एग्जामिनेशन है, तो जिपमर में मेरी गारंटी है आप लोगों को जरूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस एक कंडीशन है मेरी, आप बाद में आके मुझे मत बोलना मैम क्रैश कोर्स में से नहीं आए क्वेश्चन, जरूर आएंगे। बस मेरी कंडीशन ये है कि आपको पूरी वीडियोस देखनी होंगी, अराउंड 4 से 5 वीडियोस आएंगी। ओके, पूरा क्रैश कोर्स है तो पूरे क्रैश कोर्स के अंदर 4 से 5 पार्ट्स होंगे। उन 4 से 5 पार्ट को आपको पूरा देखना है ताकि पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो और एक भी पॉइंट आप मिस ना करो। ओके, तो प्लीज गाइस इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। ओके, बेल आइकन को जरूर दबाना, बिकॉज जब आप बेल आइकन दबाओगे तब जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी, इसके बाद के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी मैं अपलोड करूंगी, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी उन वीडियोस की और फिर आप बिना टाइम वेस्ट करे उन वीडियोस को देख पाओगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं टर्म कॉइन बाय। ओके, कौन सा टर्म किसने दिया था? टर्म वायरस जो है वो दिया था पाश्चर ने। ठीक है, लुइस पाश्चर ने। क्रोमाटिन जो टर्म है वो दिया था फ्लेमिंग ने। लिंकेज टर्म दिया था मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने। रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया था मॉर्गन ने। म्यूटेशन टर्म जो है वो दिया था ह्यूगो डी व्राइज ने। बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड पॉपुलराइज किसने किया? एडवर्ड विल्सन ने। क्लियर? बिल्कुल, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का डाटा ह्यूमंस के लिए क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। कितने लोब्स होते हैं लिवर में? लिवर में टोटल लोब्स होते हैं 2। ओके, क्या होता है वेट किडनी का? द वेट ऑफ किडनी इज 120 to 170 ग्राम। ओके, नाउ वेट ऑफ लिवर का वेट कितना है? 1.2 to 1.5 kg। कितने नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ह्यूमंस के पास? 3 पेयर्स। अगर पेयर्स में पूछ रहा है तो 3 पेयर्स बताने होंगे, अगर नंबर में पूछ रहा है तो आपको 6 बोलने होंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक में कितने नंबर ऑफ पोर्शंस होते हैं? 4 पोर्शंस होते हैं, एक कार्डियक, एक फंडिक, एक बॉडी और एक पाइलोरिक। ओके, जो स्टमक है वो कितने टाइम के लिए गुड नहीं होगा, यहाँ पे फूड होगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है? 4 से 5 आवर्स के लिए फूड को स्टोर करके रखता है स्टमक, उसके बाद नहीं स्टोर करता है। देन पीएच। अब पीएच वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उनमें पीएच के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रटा हुआ होना चाहिए किसका पीएच कितना है। सलाइवा का पीएच होता है 6.8, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.8, डिओडनम का पीएच होता है 7.8 और यूरिन का पीएच होता है 6.0। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चाहो तो लिख लो, लिखने का टाइम नहीं है तो जल्दी से याद कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद देखो मेरी यही कंडीशन है, उस कंडीशन को बस आप मानना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। बस एक कंडीशन को मानना, जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रही हूँ उसको याद जरूर करना और वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, नाउ ब्रीदिंग रेट, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग रेट कितनी होगी? 12 से 16 बार, 1 मिनट में हम 12 से 16 बार यहाँ ब्रीदिंग रेट यहाँ पर है। टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी कितना होगा? 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इज अराउंड 2500 to 3000 ml।
ओके। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज ERV, ध्यान दीजिएगा हमेशा फुल फॉर्म नहीं आएगी, हो सकता है सिर्फ IRV दे दे, तो आपको पता होना चाहिए IRV की फुल फॉर्म होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV की फुल फॉर्म होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना ml तक होता है? 1000 से 1100 ml। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, RV, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कभी, या फिर फुल फॉर्म के बेसिस पर ही क्वेश्चन होता है। ओके, 1100 से 1200 ml RV वॉल्यूम होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना होता है? 90 से 92%। हर्बेशियस प्लांट के अंदर कितना वाटर होता है? 85 से 90%। और ह्यूमन सेल के अंदर कितना वाटर होता है? 70 से 90% वाटर ह्यूमन सेल के अंदर होता है। ओके, उसके बाद जो कोलोन है, कोलोन जो है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, और वो 4 पार्ट हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पार्ट्स। ओके, जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 20 से 25 गुना ज्यादा होती है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ऑक्सीजन की, तो ह्यूमंस में कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है देन ऑक्सीजन। उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स की बनी हुई होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। टोटल थिकनेस कितनी होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की? तो टोटल थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेस देन 1 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ वॉल लेयर्स इन एलिमेंट्री कैनाल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है फ्रॉम ईसोफेगस एंड एंड्स एट रेक्टम। तो ईसोफेगस से रेक्टम तक हम जब इंक्लूड करते हैं तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। वो कितने वॉल लेयर्स की बनी हुई होती है? सो इट इज मेड अप ऑफ 4 वॉल लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके पास कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं? तो उनके पास होते हैं 3 तरह के सेल, 3 टाइप्स ऑफ सेल। और वो कौन से सेल्स होते हैं? म्यूकस नेक सेल्स, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, ठीक है, 100 हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 डिलीवर करता है? 5 ml O2 डिलीवर करता है। कहां पर? टिश्यू तक। और हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखना ये चीजें, या फिर कहीं लिख लो इन्हें कि every 100 ml of oxygenated blood it can deliver 5 ml of oxygen to tissues। ऑक्सीजन कहाँ डिलीवर कर रहा है? टिश्यू तक कर रहा है। कितनी ऑक्सीजन कर रहा है? 5 ml कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना? 100 ml। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर कर सकता है? 4 ml। कितनी ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर कर सकता है? 4 ml। और कहां डिलीवर करता है? एल्विलाई में। क्लियर बिल्कुल। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। क्लियर बिल्कुल। अब आते हैं हम यूनिट्स को क्या बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। आप चाहो तो एनसीईआरटी को खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा ये सब चीजें कहाँ पर हैं। लेकिन उसी टाइम को बचाने के लिए कि आप एक एक चीज ढूंढोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इन चीजों को लिख लिया है, तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। ओके, इसी बात पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, सो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? टेक्सॉन भी कहते हैं, रैंक भी कहते हैं और कैटेगरी भी कहते हैं। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। न्यूरॉन्स होते हैं यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उसके बाद फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं जीन्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल को हम बोलते हैं या तो मसल फाइबर्स भी बोल सकते हो आप, या फिर मसल सेल्स भी बोल सकते हो। ओके, नाउ यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, डेसिबल, DB, ये साइन भी बना हुआ हो सकता है या फिर पूरा डेसिबल भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस, ठीक है, कितनी ओजोन लेयर थिकनेस है वो पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। उसके बाद जो यूनिट लगती है वो यूनिट होगी डॉब्सन यूनिट।
कितनी यूनिट होगी, डॉप्सन यूनिट, डीयू लिखा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, डॉप्सन यूनिट है। ओके, उसके बाद जो वाटर पोटेंशियल की यूनिट होती है वो किससे हम शो करते हैं, पास्कल से, PA यानी कि पास्कल से, या फिर कोई और दूसरी प्रेशर यूनिट से, लेकिन कौन सी, पास्कल से। हम पास्कल याद रखना वाटर पोटेंशियल के लिए। ओके, उसके बाद ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है सेल। क्लियर। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, फ्लावर। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, हेपाटिक लोब्यूल। क्लियर बिल्कुल। और किडनी का यस बिल्कुल सही, नेफ्रॉन। ठीक है, देख लेना एक बार, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, इट इज प्लासेंटा। ठीक है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आप आते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो आपने नीट में भी देखे होंगे, एम्स में भी क्वेश्चन देखे होंगे कि जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किस चीज को यूज किया था, किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो यहां पर वही इंफॉर्मेशन है। एंगलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्लेडोफोरा पे किया था, जो कि ग्रीन एल्गे है। ओके, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद जो प्रेस्ली है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मिंट प्लांट के ऊपर। वैन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। मेंडल का जो काम है, मेंडल ने जो वर्क किया था, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किए थे गार्डन पी, और उस गार्डन पी का नाम है पाइसम सेटिवम। ठीक है, उसके बाद ह्यूगो डी व्राइज ने किसके ऊपर काम किया था, म्यूटेशन के ऊपर काम किया था। म्यूटेशन की थ्योरी इन्होंने हमें दी थी, और किस चीज के ऊपर काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, किस स्पीशीज के ऊपर काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज। उसके बाद जो मॉर्गन का काम है, TH मॉर्गन का काम है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के ऊपर किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देन हर्शे और चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, उसके बाद मेसेल्सन और स्टेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, विशिया फेबा, जिसको हम फेबा बीन्स भी कहते हैं। मेल्विन केल्विन का अपना जो वर्क था, उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एल्गल फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट साइज भी लिखे हुए हैं कि कौन सी चीज कितने साइज की है, वो यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिखनी है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। बोर बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी अगर बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे तो आगे फिर कैसे पढ़ोगे 4 से 5 पार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि हाँ आपको ये चीजें नहीं पता चल रही हैं, और अगर पहले से पता है तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हो, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। अपने दिमाग के साथ खेलना सीखो, अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना सीखो, तभी आपका माइंड मानेगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, तभी वो इसको याद करेगा। अदरवाइज सोचेगा हाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला तो इसको छोड़ दो, यहाँ से नहीं आने वाला तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो उसको ये बताओ कि हाँ हर जगह से क्वेश्चन आने वाला है, तो वो हर चीज याद रखेगा। ओके, सो जो डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का, इट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। डायमीटर आरबीसी का होता है 7 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। क्या लेंथ है इसकी, 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। लार्जेस्ट सेल क्या है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एंड द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो अराउंड 10 से 12 माइक्रोन तक होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल, पहले सिर्फ सेल की बात कर रहे थे, अब हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो वो होता है अराउंड 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, नाउ टिपिकल प्लांट सेल, अब यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्लांट सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर नाम है अनियन सेल। देन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल आपको देखने को मिलेगी ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन सेल कल्चर के अंदर। उसके बाद बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोन। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, अराउंड 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद वायरस का कितना साइज होता है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक। डायमीटर ऑफ जीबी सिस्टर्ने, इट इज अराउंड 0.5 से 1 माइक्रोन। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.2 to 1 म्यू
एम इट इज एवरेज 0.5 म्यू एम। उसके बाद लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की 1 से 4.1 माइक्रोन तक। लेंथ क्लोरोप्लास्ट की होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ होती है क्लोरोप्लास्ट की कितनी, बिल्कुल सही, 2 से 4 माइक्रोमीटर। लेंथ ई कोलाई डीएनए की होती है 1.36 mm और ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है 2.2 मीटर। क्लियर बिल्कुल। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट शुरू हो रहा है वीडियो का, जो कि है टोटल फुल फॉर्म्स। ठीक है, अराउंड 80 से 90 फुल फॉर्म्स हैं, तो बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना और हर एक फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म्स नहीं लिखी होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई होती हैं और आपको नहीं पता चलता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहली फुल फॉर्म से। इट इज LHC विच इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। PGA इट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। OAA इट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देन रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। देन NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज अ कोएंजाइम। ठीक है, निकोटीन अमाइड adenine dinucleotide, it is a coenzyme. Then CoA, it is a coenzyme A. देन आता है TCA इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हो। तो आपके सामने इन दोनों में से कोई भी नाम होगा तो आप लोगों को पहचान जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ETC इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। RQ का मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो कहाँ है, तो वो पार्ट 2 में आने वाले हैं। जैसे कि गार्ड सेल का क्या काम होता है, बंडल शीथ सेल का क्या काम होता है, बलिफॉर्म सेल कहाँ पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये पार्ट 2 में आने वाले हैं, लेकिन पार्ट 1 को मैंने बहुत बेसिक रखा है और जो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए वो मैंने पार्ट 1 में इंक्लूड की है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, उसके बाद है PGRS क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये एस यहाँ पर आप मेंशन करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन PGR का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, देन आते हैं NAA का मतलब होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। देन कई बार आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा लिखा हुआ होता है 2,4-D। अब आप सोचते हो यार इसका मतलब क्या है, सो 2,4-D का मतलब होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, GA3 का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। PMC का मतलब होता है पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। आप MMC को माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। MMC का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। देन पेन का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन HCG का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HPL मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। STD मतलब सभी को पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, VD का मतलब होता है वेंट्रल डिजीज। RTI का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, कहीं पर भी RTI लिखा होगा तो प्लीज समझ जाना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद WHO सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और अगर IMR लिखा हुआ है इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद IUD का मतलब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। OCP का मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर बिल्कुल। चलिए, ये पार्ट 1 है, बहुत बेसिक है। पार्ट 2 जरूर देखना, उसमें कई सारे सेल्स के बारे में बताऊंगी, कई सारे इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगी जो NCERT के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे जैसे कि इनसे बनेंगे। ओके, देन आते हैं GIFT गिफ्ट। इसकी फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिफ्ट और गिफ्ट में। जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और गिफ्ट होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देन है IUT विच मीन्स इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्लियर बिल्कुल। IUT और IUI एकदम अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। IUT का मतलब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें, ज्यादा तक आपको AI ही लिखा हुआ मिलता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इसका मतलब होता है। अगर आपको AI बोला गया है तो भी आप पूरा लिखेंगे और AIT लिखा हुआ है तो आप पूरा लिखेंगे ही। ओके, उसके बाद ICSI का मतलब होता है
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। SNRNA, कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा SNRNA, इसका मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। देन HNRNA का मतलब है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। देन सिंगल S और RNA, देखिए यहाँ पर SNRNA लिखा हुआ है और यहाँ पर सिंगल SRNA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? SRNA का मतलब होता है सॉल्यूबल RNA। क्या मतलब होता है? सॉल्यूबल RNA। देन आते हैं ELSI, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बनना ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ से, लेकिन आपको पता होना चाहिए एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, नॉट इशू। अगर गलती से कहीं ELSI लिख दिया उन्होंने और आपको नहीं पता होगा कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्वेश्चन का पूरा मतलब नहीं समझ पाओगे, ठीक है? इसलिए ध्यान से देखो, जो भी फुल फॉर्म यहाँ पे बता रही हूँ या तो नोट डाउन कर लो, लेकिन नोट डाउन करने का टाइम आई गेस नहीं है अगर आपके पास, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके उसके बाद BAC की फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देन आता है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। VNTR, इंपॉर्टेंट वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। उसके बाद IARI की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कहाँ है ये? न्यू दिल्ली में। उसके बाद CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। MALT, माल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देन एड्स एक डिजीज है विच इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जिस वायरस की वजह से एड्स होता है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके देन आते हैं अब इसी को, देखो ये तीन चीज साथ में रिलेट कैसे करती हैं। डिजीज का नाम है एड्स, जिस वायरस से वो होती है उसका नाम है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये किसी पर्सन को है या नहीं इसको पता लगाने वाला जो टेस्ट है, जो टेस्ट कराया जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो है ELISA विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ELISA की फुल फॉर्म एज इट इज पूछ ली गई है कई बार क्वेश्चन पेपर्स में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद LSD का मतलब लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट MOET, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देन IRRI विच मीन्स इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में है ये। कहाँ पर है ये? फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन है SCP, सभी को पता है, सिंगल सेल प्रोटीन, रिविजन है, ध्यान से करिए। देन LAB, लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देन STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देन BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देन जब आप लिखते हो ना BT कॉटन वगैरह, BT हर जगह लिखते हो, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। देन है NPV का मतलब न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। देन E. कोराई, जो आप हर जगह लिखा हुआ देखते हो E. कोराई, उसका मतलब क्या है? एस्केरिशिया कोलाई, RY13। ओके देन आते हैं ओराई पर, अगर कहीं पर ओराई लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और फिर उसके बाद PBR322, क्या है ये? इट इज अ प्लाज्मिड। देन अगर TI प्लाज्मिड लिखा हुआ है, इसका मतलब T का मतलब ट्यूमर, I का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। देन TAQ अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है थर्मस एक्वेटिकस। क्या है इसका मतलब? थर्मस एक्वेटिकस। PCR का मतलब आप सभी जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RNAi का मतलब है RNA इंटरफेरेंस। क्या मतलब है? RNA इंटरफेरेंस। देन है ADA का मतलब एडिनोसिन डी अमाइनेज। रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी कराऊंगी, प्लीज सेकंड पार्ट देखना उसके लिए। ओके NCEPC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, 1972 में ये बनाई गई थी। उसके बाद MOEF, एक होता है MOET और एक होता है MOEF। ठीक है, MOET अलग चीज है और MOEF अलग चीज है। MOEF की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, 1984, और MOET हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ओके उसके बाद INSA क्या है? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। क्या है? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये चारों बहुत कंफ्यूज करेंगी।
ठीक है, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चारों अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद जीएफसी और डीएफसी, जीएफसी का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस मतलब डीएफसी मतलब डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं कि ये बताइए, एक फूड चेन दे दी होगी, पूछना होगा, वो आपसे पूछेंगे कि ये जीएफसी फूड चेन है या फिर डीएफसी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जीएफसी का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन होता है और डीएफसी का मतलब डेट्रिटस फूड चेन होता है। उसके बाद IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देन आता है CPCB। CPCB बहुत सिंपल है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है इसका मतलब? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद लास्ट हम आते हैं JFM। बिल्कुल, JFM का मतलब है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कब हुआ था? 1980। ठीक है, ईयर भी याद रखेंगे और फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, सो फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एंड लेक्चर वीडियोस और आगे आने वाले क्रैश कोर्स की वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लो। पार्ट 2 भी आज ही अपलोड हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए? तो नोटिफिकेशन अगर चाहिए इन वीडियोस की, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि आपको आगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन सभी पार्ट्स की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो, जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ताकि वो भी लास्ट मिनट रिवीजन में इधर उधर ना भागे, अलग अलग रेफरेंस बुक की तरफ ना भागे और एक ही कोर्स से उनका पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो जाए। ओके, सो गाइस विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। अगर अभी कोई सजेशन है आपका इन वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।